हेलो क्लास 10 चिल्ड्रन, हाउ यू ऑल। सो ये हमारा टॉपिक है नेशनलिज्म इन इंडिया, हिस्ट्री की बुक से, है ना, क्लास 10। सो हमारी पिछली वीडियो में हमने क्या क्या स्टडी किया था, एक बार फटाफट से देखते हैं कि इंडिया में नेशनलिज्म स्प्रेड होता है किसकी वजह से, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से, ठीक है। और गांधी जी आ जाते हैं इंडिया में, अपनी लॉ की प्रैक्टिस पूरी करके साउथ अफ्रीका से जो केस उनको मिला था वापस आते हैं, ठीक है। और कांग्रेस और गांधी जी मिल के कोशिश करते हैं कि इंडिया के सारे ग्रुप्स को साथ लाया जाए। खिलाफत फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है, उसका इम्पैक्ट होता है, खिलाफत मूवमेंट का इम्पैक्ट है, ठीक है, वो होता है। और रोलेट एक्ट इंडिया में लागू होता है, इसके लिए सत्याग्रह होता है, जलियांवाला बाग मैसेकर होता है। ये सब कॉन्सेप्ट जो हैं हमने पिछली वीडियो में पढ़े हैं। फिर खिलाफत मूवमेंट, है ना, खलीफा, टर्की के खलीफा को सपोर्ट करने के लिए ये इंडिया के मुसलमानों ने किया। फिर नॉन कॉपरेशन का आइडिया क्या है, वाई नॉन कॉपरेशन, तो ये महात्मा गांधी ने अपनी बुक हिंद स्वराज में दिया था, है ना, आइडिया ऑफ नॉन कॉपरेशन। सो ये सब चीज़ें हमने की और हम यहाँ तक पहुँच गए थे कि भाई फिर कांग्रेस का जो सेशन होता है, नागपुर सेशन, दिसंबर 1920 में, तो वहाँ पे ये सब लोग एग्री होते हैं किस मूवमेंट के लिए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए, ठीक है। तो अब देखना ये है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होता कैसे है, कहाँ कहाँ, देखिए कहाँ कहाँ होता है, अर्बन एरियाज़ में, टाउन्स में, है ना, टाउन्स में होता है। उसके बाद ये अवध में होता है। उसके बाद गुडेम हिल्स, यानी कि ट्राइबल जो लोग हैं वहाँ के, वहाँ वो इसको फॉलो करते हैं, ठीक है, वहाँ होता है। और एक प्लांटेशन वर्कर्स, वो इसके साथ जुड़ते हैं। तो ये 4 ग्रुप हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम इनको स्टडी करेंगे और इन मूवमेंट करने के लिए इनके ऑब्जेक्टिव्स अलग थे, इनके उद्देश्य अलग थे, वो क्या क्या उद्देश्य इनके अलग थे वो स्टडी करेंगे। और इनका स्टाइल ऑफ पार्टिसिपेशन क्या था, किस तरीके से इन्होंने पार्टिसिपेशन किया इस मूवमेंट में, वो भी स्टडी करेंगे, है ना। तो शुरू करते हैं फ्रॉम मूवमेंट्स इन टाउन्स। तो ये जो मूवमेंट है ना, ये टाउन से स्टार्ट होता है, अर्बन एरियाज़ में। और यहाँ कौन सा सेक्शन, कौन से लोग इसमें खूब ज़्यादा पार्टिसिपेशन करते हैं, तो ये लोग हैं मिडिल क्लास पीपल, ठीक है। ये खूब इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, मिडिल क्लास पीपल। तो इस तरीके से सिटीज़ में, अर्बन एरियाज़ में, शहरों में यह मूवमेंट जो है स्टार्ट हो जाता है। और जैसा कि महात्मा गांधी ने इनको मोटिवेट किया था ना, बिल्कुल वैसा ही इन्होंने काम करना शुरू किया। बहुत सारे हज़ारों जो बच्चे हैं, उन्होंने स्कूल में जाना छोड़ दिया, जो कि अंग्रेज़ सरकार चला रही थी, है ना, ब्रिटिशर्स चला रहे थे। और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले बच्चों ने जाना छोड़ दिया, अपने कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में। हेडमास्टर वगैरह जो हैं, टीचर जो हैं, उन्होंने अपनी जॉब से रिज़ाइन कर दिए, ठीक है, कि भैया अंग्रेज़ों ये संभालो अपनी नौकरी, हमें नहीं करनी, हमें तो गांधी जी का साथ देना है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, हम आपको कोऑपरेट नहीं करते, जाओ, ठीक है। और जो लॉयर्स हैं, वकील वगैरह हैं, तो उन्होंने अपनी लीगल प्रैक्टिसेस जो हैं, कोर्ट में जाना, केस वगैरह लड़ना, ये सब छोड़ दिया। और काउंसिल इलेक्शंस जो है ना, उनको भी बायकॉट किया गया, ठीक है, यानी कि पॉलिटिकली भी बायकॉट हुआ ब्रिटिशर्स का, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन हुआ। सो ये है। लेकिन यहाँ पे एक पार्टी ऐसी भी है जिसने जिसका टारगेट ये था कि भाई हम बायकॉट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें कुछ राइट्स चाहिए, और वो राइट्स हमें बायकॉट करके तो नहीं मिलने वाले। अगर हम इलेक्शंस में पार्टिसिपेशन करेंगे तो पॉलिटिक्स में आएंगे तो कुछ मिल जाएगा, ठीक है, तो हमें कुछ राइट्स मिल जाएंगे। तो ये एक जो है बिना ब्राह्मणों की, गैर ब्राह्मणों की एक पार्टी है, और इस पार्टी का नाम है, ये है मद्रास में, ठीक है। और पार्टी का नाम क्या है, जस्टिस पार्टी, ठीक है। तो ठीक है, तो ये एक जस्टिस पार्टी है। ये जो है काउंसिल इलेक्शन में एंटर करना चाहती है ये। इसके बाद इकोनॉमिक फ्रंट वाज मोर ड्रामेटिक। इकोनॉमिक फ्रंट पे, यानी कि इकोनॉमी के मामले में बहुत ही ड्रामेटिक सिस्टम था। अब कैसे था ड्रामेटिक, ये देख लेते हैं। फॉरेन गुड्स वर बायकॉटेड, है ना, ये मामला इकोनॉमी से रिलेटेड है ना। फॉरेन गुड्स, जो ब्रिटिशर्स का बाहर का जो सामान आता था, उसको बायकॉट किया गया। लीकर शॉप, जो शराब वगैरह की दुकानें ना, उनको भी उनकी पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग, यू अंडरस्टैंड, पिकेटिंग क्या होता है, दुकानों के आगे बैठना, धरना देना, भाई हम बैठ गए लो, अब तुम जाके दिखाओ इस दुकान में, ठीक है, तुम एंट्री नहीं कर सकते,
और हम तुम्हें ये अंग्रेज़ों का बना सामान नहीं खरीदने देंगे। तो बाहर से आने वाले जो लोग दुकानों में आते हैं उनको रोकना, दुकानों के सामने धरना देना, पिकेटिंग, ठीक है। और फॉरेन क्लोथ्स जो है ना, जो विदेशी कपड़े थे, उनकी बोनफायर होलियाँ जलाई गई, ठीक है, उनको इकट्ठे कर करके जला दिया गया। और जो इम्पोर्ट है ना, यानी कि जो विदेशों से जो सामान आता था, यानी कि खास ब्रिटेन की बात कर रहा हूँ, तो ब्रिटेन से जो सामान आता था वो हाफ हो गया, उसका जो इम्पोर्ट था वो हाफ हो गया। कितना? 1921 और 1922 में ये इसकी जो वैल्यू है ना, ये देखिए 102 करोड़ थी पहले, और फिर 102 करोड़ से घटकर कितनी हो गई? 57 करोड़, है ना, 57 करोड़। कहाँ 102 और कहाँ 157? तो इसका मतलब वैल्यू काफ़ी घट जाती है, ठीक है। और मैनी प्लेसेस मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज़ टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स। अब मर्चेंट्स और ट्रेडर्स हैं वो मना कर रहे हैं कि हम ये जो विदेशों से आए, यानी कि ब्रिटेन से आए जो माल है, सामान है, कपड़ा है, इसमें हम ट्रेड नहीं करेंगे, इसमें हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, पैसा नहीं लगाएंगे, ठीक है। हम तो गांधी जी को फॉलो करेंगे, ये बात है, ठीक है। और फिर करें भी तो करें क्या? बाय द वे अगर करना चाहें तो भी क्या करें? क्यों? क्योंकि जनता तो गांधी जी के साथ है ना, वो तो विदेशी कपड़ों को जलाने लग रही है, तो कोई फ़ायदा नहीं है, सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से बड़ा ड्रामा जो है क्रिएट होता है इकोनॉमिक फ्रंट पे, ठीक है। तो ये सारे इकोनॉमिक इम्पैक्ट इसके होते हैं, ट्रेड को लेकर और विदेशी कपड़ों को लेकर, ये सब। फिर बट दिस मूवमेंट इन सिटी इज़ ग्रेजुअली स्लोड डाउन। लेकिन देखिए इस मूवमेंट की एक लिमिटेशन रही, है ना। शहरों में ये मूवमेंट स्लो डाउन आ गया, ये धीमा पड़ गया, इसका जो पेस है ना, जितनी तेज़ी से ये चला था वैसा रहा नहीं, स्लो डाउन हो गया। अब कैसे हुआ? इसके पीछे दो वजह हैं। एक वजह क्या है? एक खादी, ठीक है। तो एक लिमिटेशन जो इसकी रही वो रही खादी। देखो खादी पावर के रूप में खादी को प्रमोट करने की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ एक समस्या ये थी कि खादी जो है ना, ये बहुत महंगी थी, कॉस्टली थी। तो इस खादी को गरीब लोग जो हैं वो नहीं खरीद पाते थे, ठीक है। तो इस तरीके से खादी जो है इसकी एक लिमिटेशन बन गई, ठीक है। सब की रेंज में नहीं थी, ये हर आदमी की पहुंच तक नहीं थी, तो खादी एक लिमिटेशन बन गई। और दूसरी एक वजह थी इस मूवमेंट के स्लो डाउन होने की अर्बन एरियाज़ में, है ना। वो क्या थी कि भाई ये जो मूवमेंट है ये स्लो डाउन इसलिए हुआ क्योंकि इंडियंस हैड नो अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस। इंडियंस जो लोग हैं ना इंडिया के, उनके पास अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन नहीं है। इंस्टीट्यूशन समझते हो? संस्थान, यानी कि कोई भी काम करने के लिए, जैसे कि भाई किसी का झगड़ा हो गया तो झगड़े को सुलझाने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए कोर्ट्स, ठीक है। बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल्स, ठीक है। किसी का इलाज करने के लिए हॉस्पिटल्स, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है व्हीकल्स और रेलवे स्टेशंस और ट्रेन वगैरह, ये सारी चीज़ें, और इनको करने वाले लोग। तो इस तरह के जो अल्टरनेटिव जो इंस्टीट्यूशन है ना वो इंडियन के पास थे नहीं। तो हुआ कि एक्चुअली क्या कि जब मूवमेंट और आगे बढ़ा, तो जब लोगों के बहुत सारे ऐसे काम थे और उनके काम जब हो नहीं रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, पैसा वगैरह नहीं आ रहा था, तो उन्होंने क्या किया, वो लोग अपने अपने काम पर जाने लगे। बच्चों की पढ़ाई रुकी हुई थी, वो स्कूल में जाने लगे, कॉलेज में जाने लगे, और लोग ने अपनी नौकरियां फिर से ज्वाइन कर ली। सो ये इंस्टीट्यूशंस ना होना, इस वजह से हमारे जो काम रुके, तो लोग उस चीज़ को भी बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस ना होना एक कमी रही, ठीक है। और खादी का महंगा होना एक कमी रही। तो ये दो लिमिटेशंस इस मूवमेंट की रही हैं, ठीक है। उसके बाद ये तो हमने स्टडी किया कि मूवमेंट अर्बन एरियाज़ में, ठीक है, शहरों में। तो देखो शहरों में ये बिल्कुल उसी तरीके से है जो ऑब्जेक्टिव गांधी जी ने, जो ऑब्जेक्टिव कांग्रेस ने बताए हैं कि भाई हम डायरेक्ट अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ये डायरेक्ट उन्हीं के खिलाफ था ये मूवमेंट, ठीक है। और जैसे अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ और एरियाज़ को हम डिस्कस करते हैं। तो अब एरिया नंबर 2 देखते हैं। ये कौन सा है? कंट्री साइड में जब हम आते हैं तो यहाँ पे है फ्रॉम सिटीज़ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड, ठीक है। तो देश के बाकी हिस्सों में ये फैलता है। और यहाँ पीजेंट्स की बात आती है, पीजेंट्स और ट्राइबल्स में, है ना, जो आदिवासी लोग हैं उनमें फैलता है। तो यहाँ पे हम एक एरिया की बात करते हैं, और ये एरिया कौन सा है? अवध वाला जो एरिया है, यहाँ पे द वन मूवमेंट हियर वर अगेंस्ट
तालुकदार्स। तो देखिए यहाँ अवध का जो एरिया है, उत्तर प्रदेश वाला जो रीजन है, तो यहाँ तालुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स, यहाँ लड़ाई किसानों की है। और किसके खिलाफ है? ये तालुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स, वहाँ के जमींदार। वहाँ अंग्रेज़ों से उतनी समस्या नहीं है, यहाँ समस्या तालुकदारों से है, यहाँ के कॉमन जो किसान हैं, आम लोग हैं उनको, और इन जमींदारों से है। ठीक है। और मुद्दा क्या है, समस्याएं क्या हैं यहाँ के अवध के लोगों की? समस्याएं ये हैं कि भाई इन लोगों से बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जाता है, बहुत ज़्यादा रेंट लिया जाता है। ठीक है। और उन्हें बेगार भी करनी पड़ती है। बेगार क्या? बिना पैसे दिए काम। ठीक है। तो उनके ज़मींदारों के और ताल्लुकदारों के खेतों में उन्हें काम करना पड़ता है। ठीक है। और वो भी फ्री में। तो ये उनकी कुछ चीज़ें हैं। और वो अपनी ये जो टैक्सेस हैं ये कम कराना चाहते हैं, ये रेवेन्यू जो है वो कम कराना चाहते हैं, है ना। तो जब पीजेंट मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, है ना, वो ये चाहते हैं कि ये रेवेन्यू कम हो, एंड अबोलिशन ऑफ बेगार, ये बेगार भी बंद हो। ठीक है। एंड सोशल बायकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स। सो यहाँ पे अब क्या किया, यहाँ पे अब जवाहरलाल नेहरू वहाँ विजिट करते हैं। ठीक है। और वहाँ के एक लीडर हैं। ठीक है। लीडर कौन है? लीडर का नाम है क्या नाम था लीडर का? लीडर का नाम है सन्यासी बाबा रामचंद्र, है ना। तो सन्यासी बाबा रामचंद्र हैं, ये किसानों को लीड कर रहे हैं। और ये सन्यासी बाबा रामचंद्र जो हैं ये एक कॉन्ट्रैक्टेड लेबर के रूप में भी उन्होंने काम कर रखा है। कॉन्ट्रैक्टेड लेबर समझते हो? कॉन्ट्रैक्टेड लेबर क्या हुआ, ब्रिटिश टाइम में जब अंग्रेज़ी राज यहाँ पे था, तो उस टाइम पे जो गरीब गांव होते थे, गरीब एरियाज़ होते थे, तो वहाँ अच्छे सपने दिखाए जाते थे। अंग्रेज़ लोग वहाँ जाते, उनके एजेंट वहाँ जाते और बड़े अच्छे सपने दिखाते कि देखो जी वहाँ उस स्टेट में चलो या उस देश में हमारे साथ चलो, और यहाँ 5 साल और 10 साल का आप कॉन्ट्रैक्ट कर लो, और तब तक वहाँ काम करो, वहाँ बहुत अच्छी कंडीशंस हैं, पैसा कमाओ, फिर 5 या 10 साल के बाद वापस आ जाना। लेकिन ऐसा वापस वो आने देते नहीं थे। ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टेड लेबर के रूप में उन्होंने काम किया था सन्यासी बाबा रामचंद्र ने। तो अवध किसान सभा बनाई गई। जवाहरलाल नेहरू, सन्यासी बाबा रामचंद्र, ठीक है, तो ये जाते हैं और अवध किसान सभा बनाते हैं। करीब करीब इनकी जो है 300 के आसपास ब्रांच जो है हो जाती हैं। ठीक है। ब्रांच शाखाएं हो जाती हैं। ठीक है। अक्टूबर के महीने की बात है। सो एक ही महीने में, अक्टूबर के महीने में इनकी बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं। तो इस तरीके से इन्होंने इसमें पार्टिसिपेशन किया। लेकिन यहाँ इनका जो पार्टिसिपेशन का स्टाइल है वो बहुत अलग है। वो क्या है? देखो, एक तो इनकी डिमांड अलग है। इनकी डिमांड क्या है? बेगार ख़त्म होनी चाहिए, और उनके रेवेन्यू, उनके जो टैक्सेस हैं वो कम होने चाहिए। और एक चीज़ और थी, वो क्या थी कि उनके जो खेत थे, उनके जो पट्टे थे जहाँ वो खेती करते थे, वो डिसाइडेड नहीं थे कि भाई कौन सी ज़मीन उनकी है। वो हमेशा बदलते रहते थे। ठीक है। एक किसान की ज़मीन आज यहाँ है, अगले साल वहाँ है, अगले साल कहीं और है। तो उनके खेत पट्टे बेचारों के डिसाइड नहीं है कि वो कहाँ खेती करेंगे। तो ये 3 डिमांड थी उन लोगों की। ठीक है। फिर उन्होंने नाई धोबी बंद भी किया। ठीक है। नाई धोबी बंद यानी कि ना तो इन लोगों के कपड़े धोने हैं, और ना ही इन लोगों की दाढ़ी वगैरह बनाना और बाल काटना, ये सब नहीं करना। तो नाई धोबी बंद भी उन लोगों ने किया। एक सोशल बायकॉट किया, किनका? इनका ताल्लुकदार और जमींदारों का। ठीक है। लैंडलॉर्ड्स का। और जवाहरलाल नेहरू वहाँ गए, और सन्यासी बाबा रामचंद्र, उन्होंने अवध किसान सभा बनाई। लेकिन एक गड़बड़ हो गई। जब यहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट होता है तो वहाँ उन्होंने मूवमेंट गांधीयन स्टाइल में नहीं किया, उनका अपना स्टाइल उन्होंने फॉलो कर लिया। क्या? वही लूटमार करना, वही चोरी डकैती करना, वही गोदामों को लूट देना, और उनके घरों पर, जमींदारों के घरों पर अटैक कर देना। तो ये सब इस स्टाइल से वहाँ हुआ। तो देखो, यहाँ ये लोग जो अवध के हैं, ये लोग, ठीक है, इनके जो है ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी कि किन उद्देश्यों के साथ, किन ऑब्जेक्टिव्स के साथ इन्होंने पार्टिसिपेशन किया वो अलग हैं, इनकी डिमांड्स अलग हैं, और इनका मूवमेंट को करने का स्टाइल अलग है। ठीक है। ये चीज़ें। उसके बाद हम ट्राइबल्स की बात करते हैं। ट्राइबल पीजेंट्स इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड आइडिया ऑफ स्वराज येट इन अनदर वे। ठीक है। तो ट्राइबल ने एक अलग ही स्टाइल
खोज निकाला। अब वो क्या था, तो देखिए वो लोग रहते हैं, जो ट्राइबल हैं वो रहते हैं फॉरेस्ट एरिया में, है ना, जंगलों में रहते हैं। तो यहाँ कॉलोनियल गवर्नमेंट हैज़ क्लोज्ड द लार्ज फॉरेस्ट एरियाज प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट टू ग्रेज देयर कैटल एंड कलेक्ट फ्यूल वुड एंड फ्रूट्स। क्लास 8 में भी आपके एक ऐसा चैप्टर है हिस्ट्री में, है ना। तो अंग्रेज़ों ने जब हमारे अलग अलग तबकों पर, अलग अलग एरियाज़ पर कब्जा किया, तो उन्होंने जंगलों पर भी कब्जा कर लिया, उनको भी नहीं छोड़ा। और वहाँ परेशान किसको कर दिया, वहाँ के ट्राइबल लोगों को। वो बेचारे जो जंगलों में रहते थे उनको उनके जंगलों से खदेड़ दिया गया, और वहाँ से उनको खदेड़ने के भगा दिया गया, और उनको फॉरेस्ट जो जंगल थे उनको रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया गया, और उन रिजर्व फॉरेस्ट में उनकी एंट्री अलाउड नहीं थी, उनको घुसना अलाउ नहीं था। ना तो अपने जानवर चरा सकते हैं, ठीक है, अपने जो जानवर नहीं चरा सकते हैं, ग्रेजिंग वगैरह अलाउड नहीं है, कोई जो है फ्यूल वुड जो है और फ्रूट्स वगैरह वो इकट्ठे नहीं कर सकते। तो ये था उनका तरीका। फिर उसके बाद हम आते हैं यहाँ, इनके जो लीडर हैं ना, इनके लीडर कौन है, अल्लूरी सीताराम राजू, ठीक है। वो बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, ठीक है। और गुडेम हिल्स जो है ना, आंध्र प्रदेश में, वहाँ ये ट्राइबल लोग मूवमेंट कर रहे थे। तो वहाँ ये एक मूवमेंट चला रहे थे, एक तरह की लड़ाई चला रहे थे, उसे क्या कहते हैं, गुरिल्ला वार। क्या कहते हैं, गुरिल्ला वार। गुरिल्ला वार में क्या होगा, छुप जाना फिर वार करना, छुप जाना फिर दुश्मन पे वार करना। तो इस तरीके से छुप छुप के दुश्मन पे वार करना, ये गुरिल्ला वारफेयर का स्टाइल था। तो इस तरीके से जो है वहाँ ये मूवमेंट चल रहा था। तो यहाँ ये जो अल्लूरी सीताराम राजू हैं, ये बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं। तो देखो, एक तरफ तो ये महात्मा गांधी के महानता के गुण गाते हैं, वो कहते हैं भाई महात्मा गांधी बहुत महान आदमी हो है, और ऐसा है वैसा है। और दूसरी तरफ ये एक उनके सिद्धांतों के खिलाफ वाला मूवमेंट चला रहे हैं, है ना, वायलेंट मूवमेंट चला रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरह का ये मूवमेंट चला रहे हैं। तो लेटर ऑन उनको जो है अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है, उनको पकड़ लिया जाता है, और 1924 में उनको फांसी दे दी जाती है। किनको, अल्लूरी सीताराम राजू को। लेकिन अल्लूरी सीताराम राजू एक हीरो बन चुके थे, है ना। आज भी साउथ इंडिया में कि जब हम कुछ सीरियल्स वगैरह कुछ देखते हैं तो इन पे मूवी सीरियल बने हुए हैं, ठीक है। ये एक अच्छे हीरो हैं, एक नेशनल हीरो के रूप में इनको जाना जाता है। कौन, अल्लूरी सीताराम राजू। तो अब इनका नेचर ऑफ पार्टिसिपेशन देख लो आप। जैसे अवध के जो पीजेंट्स हैं वो किसके खिलाफ लड़ रहे हैं, डायरेक्ट अगर उनकी लड़ाई है तो किसके खिलाफ है, डायरेक्ट उनकी लड़ाई है अंग्रेज़ों से नहीं, अपने जमींदारों और ताल्लुकदारों से। यहाँ इनकी लड़ाई किससे है, इनकी लड़ाई है तो डायरेक्ट अंग्रेज़ों से, लेकिन इनके ऑब्जेक्टिव्स थोड़े से अलग हैं। इनको अपने फॉरेस्ट राइट चाहिए, अपने जंगलों में घूमने के, फ्रीली रहने के वो हक चाहिए जो इनके पास नहीं है ना। तो ऑब्जेक्टिव्स थोड़ा सा अलग हो जाता है, ये चीज़ें हैं। तो और पार्टिसिपेशन का स्टाइल भी अलग है, वो भी वॉयलेंट हो गए, और ये आदिवासी भी वॉयलेंट हो गए, जबकि अर्बन एरियाज़ में गांधीयन स्टाइल से ही चल रहा था, ठीक है, दिस इट। फिर उसके बाद है स्वराज इन प्लांटेशंस, नंबर 4, ये ग्रुप नंबर 4 है, ठीक है, 4th पॉइंट है ग्रुप नंबर 4। तो देखिए प्लांटेशंस जो हैं, प्लांटेशन जहाँ एक तरह की फसल उगाई जाती है, उसका खूब कमर्शियल प्रोडक्शन लिया जाता है ना, ये क्या है, प्लांटेशन। तो ये प्लांटेशन असम में टी प्लांटेशन, चाय के प्लांटेशन थे, बागान थे वहाँ पे। तो वहाँ बहुत सारे मज़दूरों को जो वहाँ गए हुए थे, है ना, ब्रिटिशर्स ने वहाँ जिनको ले जा रखा था, वो सारे, उनको पाबंदी थी किस चीज़ की, कि वो फ्रीली बाहर नहीं आ सकते थे। उनके जो प्लेसेस थे वो थे कन्फाइंड, ये लगा लो कि वे एक तरफ से मतलब इनक्लोज्ड थे वो, और बाहर आने की उनको इजाज़त नहीं थी। और ऐसा किसके तहत था, एक कानून बना रखा था। पता है अंग्रेज़ लोग बहुत तरह तरह के कानून बनाते थे इंडियंस को तंग करने के लिए। तो ये था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, ठीक है। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत उनको बिल्कुल इजाज़त नहीं थी कि वो लोग बाहर आएँ। किससे, उनके जो कन्फाइंड प्लेसेस है ना, वो जो 4 दीवारी, वो जो एक किस्म की जेल है, वहाँ से वो बाहर निकलें। हालांकि वो काम करवाते हैं, कहने में जेल नहीं है, लेकिन हाँ वो बाहर आने की इजाज़त नहीं है उनको, ठीक है। सो वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशन, और ये परमिशन उनको कभी मिलती नहीं थी, और बहुत ही रेयरली मिलती थी, बहुत ही रेयरली, ठीक है।
सो अब जब उन बेचारों को ये पता चला कि भाई महात्मा गांधी ने कोई बहुत बड़ा मूवमेंट किया है, तो अब उनको, वो बेचारे वैसे पहले ही सारी दुनिया से कटे हुए हैं, तो जैसे उनको पता चलता है तो वो विश्वास कर लेते हैं, हाँ भाई गांधी राज आ गया है और अब हम सब को जो है हमारे गांव में ज़मीन भी मिलेगी और यहाँ से जाने का हक भी मिलेगा, ठीक है। और दे हैव नेवर, अब उन्होंने बेचारों ने क्या किया, वो वहाँ से चल पड़े, ठीक है। उनको साइड में करके अपने जो भी अंग्रेज़ मास्टर, जो भी प्लांटेशन के ओनर थे, उनको करा साइड में और वो वहाँ से चल पड़े। लेकिन वो दे नेवर रीच देयर डेस्टिनेशन, बेचारे अपने डेस्टिनेशन पे कभी नहीं पहुँचे। कारण ये था कि रेलवे और स्टीमर वगैरह जितने भी थे उन सब की हड़ताल चल रही थी, तो वहाँ पे अंग्रेज़ पुलिस आती है, उनकी खूब पिटाई करती है और पिटाई करके उनको ले जाती है। तो इस तरीके से ये प्लांटेशन के जो लोग हैं वो इसमें पार्टिसिपेशन करते हैं। तो देखो अब इनके बारे में एक बार बात करते हैं। प्लांटेशन के जो ये वर्कर्स हैं, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई इनको यहाँ से बाहर निकलने की आज़ादी मिले और इनको इनके गांव में ज़मीन मिले, ठीक है। ये इस तरीके से आज़ाद होना चाहते हैं, तो ये इनका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और ये है वॉयलेशन, तो क्या करेंगे बेचारे, इनकी पहले ही पिटाई हो गई है ना। तो ये सब चीज़ें, तो इस तरीके से ये 4 ग्रुप हमने पढ़े हैं, अर्बन एरियाज़ में, उसके बाद अवध में, उसके बाद गुडेम हिल्स में और उसके बाद प्लांटेशन में। तो इन चारों का नेचर ऑफ पार्टिसिपेशन हमने डिस्कस किया है, ठीक है। ये है हमारा जो हमारे देश में हुआ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट डन बाय महात्मा गांधी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, महात्मा गांधी डिसाइड टू विड्रा द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1922। 1922 में महात्मा गांधी इस मूवमेंट को विड्रॉ कर लेते हैं। विड्रॉ यानी कि इसको बंद कर देते हैं, वापस ले लेते हैं 1922 में। बहुत सारे जो नेशनल लीडर्स थे और जो बहुत सारे कॉमन पीपल थे, जनता थी देश की, उनको बहुत बुरा लगा था उस वक्त जब महात्मा गांधी ने ये मूवमेंट कॉल ऑफ किया था, वापस लिया था, ठीक है। और लेना पड़ा, कारण क्या था कि मूवमेंट जो है ना वो वॉयलेंट हो गया था, मूवमेंट वाज टर्निंग वॉयलेंट। और ये वॉयलेशन तो महात्मा गांधी की डिक्शनरी में कहीं है नहीं, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि भाई मैनी प्लेसेस सत्याग्रह इज नीडेड प्रॉपरली ट्रेंड फॉर मास स्ट्रगल, है ना। गांधी जी को लगा कि ये जो जितने भी लोग हमारे देश के अभी कर रहे हैं मूवमेंट, ये भी प्रॉपरली ट्रेंड नहीं है, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा और ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। तो हालांकि वो दुखी हुए नॉन वायलेंस से, वायलेंस से। और यहाँ एक इवेंट होता है फरवरी 1922 में, फरवरी 1922 में एक मूवमेंट होता है और यहाँ पे एक इवेंट होता है। और क्या इवेंट है, यहाँ पे चोरी चोरा नाम का एक गांव है उत्तर प्रदेश में, वहाँ एक बहुत शांति से कुछ लोग जुलूस कर रहे थे और पुलिस आई और पुलिस ने आकर उन पर गोलियां चला दी। बदले में उन्होंने क्या किया, बदले में उन्होंने उस पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, उन पर अटैक कर दिया। अब होना क्या था, बहुत सारे लोग मारे गए, ठीक है। तो वो पुलिस वाले मारे गए। तो इस तरीके से जो है ये इस इवेंट के बाद फिर महात्मा गांधी ने क्या किया, इस मूवमेंट को कॉल ऑफ किया, इसको वापस ले लिया, ठीक है। तो ये था हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का हमने क्या क्या स्टडी किया भाई, इसका थॉट क्या है, इसके पीछे क्या फिलॉसफी है महात्मा गांधी की, ठीक है। कौन से 4 एरियाज़ हैं जहां अलग अलग लोगों ने पार्टिसिपेशन किया, क्या उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं और किस तरीके से उन्होंने, किस स्टाइल से उन्होंने पार्टिसिपेशन किया और किस तरीके से अंग्रेज़ों ने इस मूवमेंट को दबा दिया और महात्मा गांधी ने क्यों इसको कॉल ऑफ किया, क्यों इसको वापस लिया। तो ये सब हमने इस मूवमेंट में स्टडी किया है, ठीक है। इसके बाद जो है यूनिट नंबर 3, तो यूनिट नंबर 3 हम स्टडी करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में हम उस कहानी को देखेंगे कि भाई आगे इस मूवमेंट में या आगे महात्मा गांधी जी क्या करते हैं, ठीक है, किस तरीके से और कौन सा मूवमेंट करते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, ठीक है बच्चों। सो आई होप काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय ऑल।